नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्याय ज्ञान और मैं हूं उत्कर्ष। दोस्तों, जब हम क्राइम की बात करते हैं, तो अक्सर हमें एक अकेला क्रिमिनल या एक छोटी-सी घटना याद आती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस क्राइम की, जो सिस्टम के अंदर सिस्टम बनकर काम करता है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये सिर्फ चोरी, एक्सटॉर्शन या स्मगलिंग नहीं है। ये एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर और प्रॉफिट ड्रिवन क्रिमिनल नेटवर्क होता है, जिसमें पावर, मनी, फियर और साइलेंस सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होता, ये डेमोक्रेसी, इकोनॉमी एंड रूल ऑफ लॉ के लिए भी एक सीरियस थ्रेट होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है, इसके खास पहचान क्या होती है और लॉ इसे कैसे डील करता है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉ को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम न्याय ज्ञान के साथ। तो हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये सेक्शन 111 बीएनएस में डील होता है। सेक्शन 111 बीएनएस जो है, हमारा धारा 111 जो है, ये रिसेंटली ऐड किया गया है हमारे बीएनएस में। इसके पहले जो हमारा अर्लियर पीनल लॉ था, दैट इज जर्नल पीनल लॉ, जो कि आईपीसी, वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात नहीं की गई थी। वहां पे कोई एक ऐसा ऑफेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे आईपीसी में, जो कि रिपील हो गया है और जिसे रिपील किया है भारतीय न्याय संहिता ने 2023 ने। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो हिंदी मीनिंग होता है, वो होता है संगठित अपराध। अब संगठित अपराध का मतलब क्या होता है? संगठित का आप सिंपल मीनिंग अगर समझेंगे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो संगठित कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है मिलजुल कर या फिर मिलकर। तो अब संगठित को अगर हम, जो ऑर्गेनाइज्ड लिखा है, इसी को हम थोड़ा और अगर रिफाइन करें, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कोई भी वेल स्ट्रक्चर्ड वर्क, वेल स्ट्रक्चर्ड वर्क, ऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग तो यही हुआ ना। फॉर एग्जाम्पल, कि आप लोगों का एक शेड्यूल रहता है प्रॉपर, कि आप सुबह 7 बजे उठोगे, अपना फ्रेश अप होगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करोगे, आप कॉलेज जाओगे, ठीक है, आप आओगे, मौज मस्ती करोगे, आपके खेलने का टाइम होगा, आप आओगे शाम में पढ़ोगे या दोस्तों के साथ घूमोगे। तो ये क्या है? ये आपका जो शेड्यूल है, ये अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट सुबह उठेंगे, अपने ऑफिस में फाइल्स पढ़ेंगे कि जो उनका जो मैटर लिस्टेड है उसमें क्या होना है। देन वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को अटेंड करेंगे, घर आएंगे, अपना स्नैक्स लेंगे, चाय पियेंगे, फिर या तो घूमने जाएंगे या फिर दोबारा से अपने ऑफिस की ओर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ शेड्यूल। अब इसी को हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। बट जब हम इसको क्राइम के साथ रिलेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी एक ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड वर्क जिससे आप ऑफेंस को कमिट करते हो। और ऑफेंस का जो मीनिंग होता है, एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ। यही तो मीनिंग हुआ ऑफेंस का। अब बिना किसी देरी के अब हम वेयर एक्ट पे जाते हैं। अब वेयर एक्ट पे अगर आप ध्यान से देखो, तो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आएगा कि एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, इसको आप एकदम मार्क कर लो। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट इंक्लूडिंग। अब यहाँ पे जो टर्म यूज है वो है इंक्लूडिंग। सो इंक्लूडिंग का आप यहाँ पे क्या इंप्लीकेशन समझ रहे हो? देखो, एज पर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इसका रूल ये है कि इंक्लूडिंग का मीनिंग ये होगा कि आगे जो भी जो दी गई सारी चीजें हैं, उनके एग्रावेटेड फॉर्म्स, यानी कि उससे रिलेटेड ऐसे सारे ऑफेंसेस जो उसी को और बढ़ा रहे हैं, सो वो सारे भी ऐड हो जाएंगे। अब आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है इंक्लूडिंग किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग्स, वेपन और illicit गुड्स और सर्विसेज, human trafficking for prostitution or ransom by any person or a group of person acting in concert, singly or jointly, either as member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit, including a financial benefit, shall constitute organized crime. अब यहाँ पे जो समझने का इशू है वो ये है कि जैसे मान लो कि किडनैपिंग है, तो किडनैपिंग हमारा जो डिफाइंड है और पनिशेबल है, वो सेक्शन 137 बीएनएस में है।
ये पनिशेबल है। तो क्या सिर्फ किडनैपिंग जो 137 बीएनएस में है, क्या सिर्फ ये उस किडनैपिंग को पनिशेबल कर रहा है? नहीं। ये इंक्लूडिंग लिखने का जो इम्प्लीकेशन है, ये उन सारे ऑफेंसेस से भी डील करता है जो उससे एग्रवेट है। मतलब जैसे कि किडनैपिंग है, 137 बीएनएस पे अपने आप में पनिशेबल है। बट अगर आप किडनैपिंग करते हो फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर, तो ये पनिशेबल हो जाता है आपका 140 बीएनएस में। ठीक है, तो ये इस 140 बीएनएस वाला जो ऑफेंस होगा ना, ये इसे भी तो इंक्लूड करेगा। अब रॉबरी लिखा है, रॉबरी है हमारा 309 बीएनएस में। तो रॉबरी का एग्रेवेटेड फॉर्म क्या है? डेकॉइटी या डकैती। तो इसमें डेकॉइटी भी तो इंक्लूड होगा, जो कि 310 बीएनएस में पनिशेबल है और डिफाइंड है। फिर आता है आपका व्हीकल थेफ्ट। अब व्हीकल थेफ्ट आप देखोगे तो ये नया कुछ आपको टर्म दिखेगा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप 307 बीएनएस देखते हो तो वहां पे भी आई गेस व्हीकल से रिलेटेड कुछ इन्होंने एक ऑफेंस को क्रिएट किया है और उसमें कुछ इन्होंने नया ऐड किया है। एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन आपका पनिशेबल है सेक्शन 308 बीएनएस में। अब ये आपका एक नया टर्म ऐड हुआ है, दैट इज लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग का आप सिंपल मीनिंग ये समझो कि भाई किसी की जमीन है, 5 लोग गए, उसकी जमीन को हथिया लिए, ये होता है लैंड ग्रैबिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मतलब कि सुपारी दे के किसी को भी मारना, इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। इकोनॉमिक ऑफेंस इन द सेंस कि मान लीजिए पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग केस। साइबर क्राइम फॉर एग्जांपल, कोई भी टेरर साइबर अटैक जो होता है, मान लीजिए कोई एक एक्स कंट्री है, वो इंडिया पे साइबर क्राइम करता है, अपने हैकर्स को जो है इफेक्चुएट करता है कि आप इंडियन सर्वर्स पे आप अटैक करो। सो लाइक दैट। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये आपका 143 बीएनएस में पनिशेबल है। ड्रग्स, वेपन और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज। अब जो ये लिखा है टर्म इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, इसका आप एक सिंपल मीनिंग ये समझो कि देखो, इलिसिट गुड्स एंड सर्विसेज ये बीएनएस में कहीं पनिशेबल नहीं है एक अपने आप में अकेला, बट ये डिफरेंट लॉज में तो है। इलिसिट गुड्स के अंडर आपका क्या आएगा? एनडीपीएस एक्ट। मान लीजिए कोई गांजा है, गांजा बेच रहा है, तो ये इलिसिट गुड्स है। सर्विसेज में आप मान के चलो कि इमोरल ट्रैफिकिंग, 1956 एक्ट है मेरे ख्याल से ये। ओके। एनडीपीएस जो है इलिसिट गुड्स में आप एक और एग्जांपल ले लेते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये भी तो है वाइल्ड लाइफ कि भैया अगर किसी भी आप जानवर का दांत है, उसकी स्किन है, आप उसको डील करते हो, जो कि क्या है? इलिसिट है ना, प्रोहिबिटेड है अपने आप में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये पनिशेबल है। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो वो भी अपने आप में क्या होगा? इलिसिट गुड्स और सर्विसेज के अंडर आएगा। हाँ, अब जैसे अब मैंने आपको कहा ही कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन, रैंसम बाय एनी पर्सन। अब यहाँ पे लिखा है बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा लोग एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का जो मीनिंग है वो यहाँ पे आपका आएगा कि कॉमन अग्रीमेंट से। कॉमन अग्रीमेंट, कॉमन अग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई वो दोनों मिलकर, ठीक है, उस काम को करेंगे सिंगली और जॉइंटली। यानी कि कॉमन अग्रीमेंट है, बोथ एक ए है और बी है, कॉमन अग्रीमेंट है इनका। आइदर ए इस काम को कर दे या दोनों ए और बी दोनों इस काम को करें, आइदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट। यानी कि ए और बी जो है, या तो ये ऑर्गेनाइज्ड मेंबर सिंडिकेट के ग्रुप के मेंबर हों, या फिर ए और बी किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सिंडिकेट के बिहाफ पे ये काम करें। और ये जो काम करेंगे एक्सटॉर्शन, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, यहाँ पे ये क्या करेंगे? बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, coercion, or by any other unlawful means to obtain
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल बेनिफिट शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यानी कि अगर ए और बी जो है क्या करते हैं, कोई भी साइबर क्राइम करते हैं, थेफ्ट करते हैं, व्हीकल थेफ्ट करते हैं, आई मीन किडनैपिंग करते हैं, सो इन दैट केस अगर वो कोई भी वॉयलेंस यूज करते हैं या थ्रेट यूज करते हैं या इंटिमिडेशन धमकी दे के काम कराते हैं या फिर कोहर्जन यानी कि किसी को भी डिप्राइव करते हैं उसके राइट पे बाई एनी और बाई एनी अदर लॉफुल मीन्स, यानी कि ये यूज ऑफ वायलेंस से लेके कोहर्जन तक, ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा कोई भी अनलॉफुल मीन्स से आप करते हो तो वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम का भी पार्ट बन जाता है। अब इससे क्या ऑब्टेन होना चाहिए, या तो ए और बी जो है उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट हो जाए या फिर ए और बी जो सिंडिकेट ग्रुप है ऑर्गेनाइज क्राइम का उससे उन्हें कुछ कमीशन मिले, उनसे उन्हें कुछ पैसा मिले या कोई प्रॉपर्टी रिसीव हो, तो ये भी एक ये इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट है। बट ये मटेरियल बेनिफिट जो होगा आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये इंक्लूड करेगा एक फाइनेंशियल बेनिफिट को भी, और ये कॉन्स्टिट्यूट होगा आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए हमें इस सब सेक्शन के पर्पस के लिए यानी कि सेक्शन 111 सब सेक्शन 1 के पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का जो मीनिंग है वो ये है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन हु acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in continuing unlawful activity। अनलॉफुल एक्टिविटी को अभी आप भूलो, बस आप ये समझो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के लिए भाई दो या दो से कोई ज्यादा लोग चाहिए जो कि अकेले उन दोनों में से कोई अकेला एक्ट करे या फिर दोनों जॉइंटली एक्ट करे एज अ सिंडिकेट और गैंग इंडल्ज इन कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, वो आपका होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। एग्जांपल जैसे ए एंड बी सी एंड डी ये चार लोग हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का पहला एसेंशियल एलिमेंट पूरा हो गया, दैट इज टू और मोर पर्सन। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या करते हैं, ये जाते हैं व्हीकल थेफ्ट के लिए। मान लीजिए चले जाते हैं ये लोग बीएमडब्ल्यू शोरूम में, वहां से ये लोग जाते हैं चोरी कर लेते हैं गाड़ी को, थेफ्ट M3 M4 कोई है बीएमडब्ल्यू की, मुझे आइडिया नहीं है इसका, मान लीजिए कोई एक ऐसी गाड़ी एग्जिस्ट करती है, ये लोग उसे चुरा लेते हैं। अब उस गाड़ी को ये लोग बेचते भी हैं, तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी आप देखो इन्हें आ रहा है, मटेरियल बेनिफिट तो है ही है क्योंकि डायरेक्ट है, प्लस ये लोग क्या है एज अ पार्ट ऑफ सिंडिकेट ये क्या कर रहे हैं, एज अ पार्ट ऑफ सिंडिकेट दे आर जॉइंटली एक्टिंग। तो ये तो आपका हो गया जॉइंटली एक्टिंग का। बट इसी एग्जांपल में मान लो ए बी सी डी हैं, ठीक है, ये लोग व्हीकल थेफ्ट का प्लान करते हैं। ए जाता है और इस बीएमडब्ल्यू कार को बस चुरा के लाता है, तो ए बी सी डी आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ग्रुप। ठीक है, एंड ए इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सिंडिकेट, है ना, एंड ही इज द मेंबर ऑफ सच सिंडिकेट। So he is acting singly also, plus on behalf of the syndicate also is acting. So he will also be deemed to be a member of the organized crime syndicate. Second, continuing unlawful activity। continuing unlawful activity का आप ये समझो कि कोई भी कैसी एक्टिविटी जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ लिखा है मतलब कि बीएनएस से बस नहीं होगा, इसके अंदर मान लीजिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, ठीक है, और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि कॉग्निजेबल हो यानी कि पुलिस अरेस्ट कर सकती हो, प्लस जो इम्प्रिजनमेंट हो वो 3 इयर्स और मोर होनी चाहिए। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का एसेंशियल क्या है कि भाई कोई भी एक ऐसा काम जो कि लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा हो, प्लस उसके अंदर जो ऑफेंस है, जो प्रोहिबिशन है वो कॉग्निजेबल हो, यानी कि वो एक ऑफेंस हो जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, प्लस वो 3 साल या उससे ज्यादा से पनिशेबल हो, और कोई भी व्यक्ति जो है सिंगली उसमें एक्ट किया हो या फिर जॉइंटली एक्ट किया हो एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट या उसके बिहाफ पे किया हो, और उनके बिहाफ पे एक से ज्यादा चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है विद इन द प्रीसीडिंग, यानी कि अगर 2026 चल रहा है, मान लेते हैं ए बी सी डी ने एनडीपीएस एक्ट में भी ऑफेंस किया है, ए बी सी डी ने मान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ऑफेंस किया है, और वो सारे जो ऑफेंसेस है वो 3 ईयर प्लस पनिशेबल हैं, और एबीसीडी ने चाहे जॉइंटली किया हो चाहे एबीसीडी ने अलग अलग किया हो,
but being a member of organized crime syndicate, इस प्रीसीडिंग 10 years में उनके खिलाफ जो है चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। मतलब कि 2016 से लेके 2016 से 2026 के बीच में जो है एक चार्जशीट कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, प्लस उस पे जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो। और इसमें इंक्लूड किया जाएगा इकोनॉमिक ऑफेंस भी, यानी कि मनी, मान लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है। नाउ इकोनॉमिक ऑफेंस इंक्लूड्स, अब ये इंक्लूड्स यहाँ पे भी है, इसका ध्यान दीजिएगा कि ये एग्रवेटेड ऑफेंसेस पे भी लगेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 BNS, फ्रॉजरी दैट इज 338 BNS, counterfeiting of currency notes, banknotes and government stamp, that is 178 BNS if I am not wrong. Hawala transaction, that is again PMLA Act, mass marketing fraud or running any scheme to defraud several person or doing any act in the manner with a view to defraud, यानी कि कोई भी एक ऐसा मास मार्केटिंग फ्रॉड जिससे कई लोगों को उसमें ठगा हुआ हो, या फिर आप कोई भी एक ऐसा एक्ट करते हो जिससे जो बैंक है वो डिफ्रॉड हो जाए, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द सेंस जैसे आई गेस NBFCs। अब जैसे आप लोग देखते होंगे नवी लोन ऐप, स्लाइस, ये सब हैं, तो आई गेस दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और या फिर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट लेट्स से RBI इज ऑल्सो कैन सेट टू बी अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन or any other institution or organization for obtaining monetary benefit in such form. So देखिए इकोनॉमिक ऑफेंस का जो मीनिंग है वो काफी ब्रॉड है। ये सिर्फ बैंक्स या फिर जो NBFCs हैं ये उन पे नहीं लग रहा है, ये उन पे भी तो लग रहा है जहां से इंस्टीट्यूशन से या वो ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सकता हो। सो ये है आपका मेन पैरा ऑफ सेक्शन 111 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। अब इसकी पनिशमेंट हम जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है वो कमिट करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो अगर उस एक्ट में उस ऑफेंस के चलते किसी की डेथ हो जाती है, तो पनिशमेंट जो होगी वो डेथ मिलेगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, या प्लस एंड लिखा है यहाँ पे फाइन भी उस पे लगेगा जो कि 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। मान लीजिए ABCD गए रॉबरी करने, उनके बीच में हम मान लेते हैं कि पिछले 10 साल में उन चारों के खिलाफ 2 बार चार्जशीट पेश हो चुकी है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। ये लोग गए रॉबरी करने। अब रॉबरी में क्या होता है कि मान लीजिए वो लोग किसी की डेथ कॉज कर देते हैं, ठीक है। सो इन दैट मैनर ABCD, ठीक है, दे विल ऑल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट फॉर डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड दे विल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन, एंड द फाइन शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज। सेकेंड, इन एनी अदर केस का मतलब ये हुआ कि डेथ तो कॉज नहीं हुई है, बट मान लेते हैं भाई हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, ठीक है। नाउ और भी अगर आप देखो तो जैसे कि मान लेते हैं कि फ्रॉड या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू रिसीव द प्रॉपर्टी हुआ है, तो ये सारे ऑफेंस कमिट हुए हैं। बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्लॉज के लिए सबसे मेनली क्या है कि यहाँ पे डेथ का तो इन्होंने स्कोप बंद कर दिया, तो डेथ के अलावा क्या हो सकता है भाई। मान लेते हैं कि किसी को चोट लग गई, हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, किसी की प्रॉपर्टी आपने डिसऑनेस्टली ले ले ली, उससे रिसीव कर लिया आपने, तो फॉर दैट पर्पस उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर से कम नहीं होगी, बट इट विल एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज। अब थर्ड इज whoever abets, मान लेते हैं कि ABCD they are the organized crime syndicate, there is X who abets them। so abet का जो मीनिंग होगा वो हम 45 BNS से कंस्ट्रू करेंगे, that is it should be active instigation, there should be a prior, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए X ने भी कोई एक्ट किया हो फॉर द पर्पस ऑफ सेड ऑफेंस कमिटिंग सच ऑफेंस, या फिर इंटेंशनल एड किया हो X ने, सो दैट इज 45 BNS। अटेम्प्ट का भी हम मीनिंग कहाँ से लेंगे, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 62 BNS से। कंस्पायर का हम लेंगे 61 BNS से।
मीनिंग हम उठाएंगे सिर्फ। ये कंस्पायर का एक लिटरल मीनिंग हम क्या रखते हैं, एक सिंपल मीनिंग हम क्या रखते हैं, और knowingly facilitate the commission of an organized crime or otherwise engages in any act perpetratory to an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life। तो यहीं पे अगर अबेट एक्स ने जो अबेट किया, एक्स ने अबेट किया ऑफेंस को, ऑफेंस कमिट हो गया, सो यहाँ पर जो पनिशमेंट मिलेगी एक्स को वो 5 years से कम नहीं होगी, बट जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक दी जा सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन which shall not be less than 5 lakh rupees। अब फोर्थ है एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। मान लीजिए ए बी सी डी ये चारों लोग और ई, मान लीजिए ये 5 लोग हैं। ए बी सी डी ने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, अब उनको पुलिस ढूंढ रही है। ई के खिलाफ भी क्या है, ई के खिलाफ भी पहले से 2 प्रीसीडिंग चार्जशीट पेश हो चुकी हैं कोर्ट में। अब ये ई जो है इसने भले कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, लेकिन being a member of such organized crime syndicate, he will be punished for imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but may extend to imprisonment for life, प्लस यहाँ पे फाइन भी रहेगा जो कि 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। फिर है whoever intentionally harbor or conceal any person and who has committed the offense of organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may extend to imprisonment for life and fine which shall not be less than 5 lakh rupees। अब मान लीजिए ए बी सी डी ये लोग हैं syndicate। There is X who know that ABCD has committed the offense of organized crime. Now X, with the intention and knowledge, he harbors or he conceals the very fact that ABCD are not here or ABCD has not committed any offense, like that। हार्बर का मीनिंग होगा कि उन्हें क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचाना, पुलिस आए पुलिस को फर्जी इंफॉर्मेशन दे देना। ये फैक्ट जैसे कि अगर मान लीजिए एक्स का घर है, एक्स ने एबीसीडी को अपने घर में आश्रय दिया, इनको रोका, और एक्स को ये चीज पता है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम जो है फॉर्म किया हुआ है। सो इन दैट केस इट विल बी सेड कि जो आपका एक्स है ही विल बी लायबल फॉर हार्बरिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम मेंबर्स and he will be liable for the imprisonment which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life, plus इसमें जो फाइन है, फाइन इसमें जो है 5 लाख रुपए से कम नहीं रखा गया है। बट इसका एक एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए एच और डब्ल्यू है, एच इज अ मेंबर ऑफ सिंडिकेट, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, लेट्स से robbery, and all the condition and the essential elements has been fulfilled। Now W knows कि H जो है रॉबरी करके आया है, ठीक है। अब क्या है, अब ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि जो W है, W बीइंग अ लॉफुल वेडेड वाइफ, ठीक है, बीइंग अ लॉफुल वेडेड वाइफ, शी इज द स्पाउस ऑफ H। ओके, सो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक स्पाउस जिसे वो पता है, मतलब कि एक कोई भी एक ऐसे स्पाउस जिसका जो स्पाउस है या फिर इस केस में जो एच है वो क्या है, एक ऑफेंडर है, और जो डब्ल्यू है ये इसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग से क्या करती है, बचाती है। सो इन दैट वे दी डब्ल्यू विल नॉट बी पनिशेबल फॉर दी हार्बरिंग ऑफ एन ऑफेंडर। ये जो एक्सेप्शन है ये आपका 212 आईपीसी में भी रखा था और ये 249 बीएनएस से भी लिया गया है। एंड अब इसके पीछे इंटेंशन क्या है कि भाई आप कह रहे हो कि अगर कोई दूसरा कंसील करता है, मान लीजिए एच का एक भाई है B1, ये कंसील करता है फैक्ट को या ये बचाता है, सो उस केस में B1 तो चला जाएगा, B1 को तो जेल हो सकती है मेन पैरा में यहाँ पे, बट W के लिए क्यों? तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैंने सोचा है, हालांकि मैं इस पर श्योर नहीं हूं, बट आप लॉजिकली देखिए।
पहला इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिक है कि प्रिजर्वेशन ऑफ मैरिटल बॉन्ड, क्योंकि देखिए लॉ रिकॉग्नाइज करता है मैरिज को एज अ स्पेशल इंटीमेट रिलेशनशिप, और एक स्पाउस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने दूसरे स्पाउस को जो है सोशली डिस्ट्रक्टिव नहीं रखेगी। दैट इज expecting a spouse to hand over or expose or refuse shelter to their own husband or wife is seen as morally unrealistic। मतलब कि अगर जो डब्लू है उसको वो रख नहीं रही है, अपने घर में उसको आने नहीं दे रही है, तो अन मॉरली ये अच्छा नहीं लगता। सेकेंडली, नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट। देखिए, जो हार्बरिंग बाय स्पाउस है, इट्स समटाइम ड्रिवन बाय इमोशनल अटैचमेंट, फियर, डिपेंडेंस, सोशल प्रेशर. So, in that case, punishing such conduct would criminalize natural human behavior. It is not a criminal intent in the case of the wife. So, natural human behavior भी यहाँ पे काम आता है। इसी से जो रिलेटेड मैं चीज कहूंगा वो ये कहूंगा कि helping your spouse is instinctive. It is not a criminalization of the act. Only with respect to harboring, but with respect to any other means, it will be a punishable offense. Third, the mens rea sometime it may be a doubtful one. Fourth, पब्लिक पॉलिसी, फैमिली स्टेबिलिटी, इसको मैं अच्छे से कहूँ तो। एंड फिफ्थ इज कंसिस्टेंसी विथ मैरिटल प्रिविलेज। लाइक अगर स्पाउस को ही आप जो है यूज करने लगोगे फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो उनके बीच में तो एक आप सोशली जो है एक उनके बीच में एक आप काफी तनाव खड़ा कर दोगे, डिवोर्स के भाई मुद्दे हो जाएंगे। भले कोई भी स्पाउस ट्रायल में एक्विटल हो जाए, लेकिन ऑलरेडी तो इसको लगेगा ही कि मेरी वाइफ ने तो मेरे अगेंस्ट पे झूठ बोला था या मेरे स्पाउस ने तो मेरे अगेंस्ट झूठ बोला था। तो डिवोर्स के केसेस आने लगेंगे, मारपीट के केस आने लगेंगे। सो दैट मे बी द रीजन व्हाई दे हैव क्रिएटेड एन एक्सेप्शन। इसको आप जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, आप इसको 1860 आईपीसी की तरह सोचिएगा कि जब आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था तो हमारे लॉर्ड जो मैकॉले थे, उन्होंने क्या सोच के उनकी कमेटी ने इस एक्सेप्शन को क्रिएट किया गया था, क्योंकि उस वक्त पे जो वुमन है, जो स्पाउस है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू वुमन, वो काफी उनको एज अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरह हमेशा देखा गया है। सो उस तरह से आप इसको एक बार देखिएगा। नाउ हूएवर यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्टोलन प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर सब सेक्शन 6 ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस बन रहा है, लेकिन आप जब स्टोलन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सेक्शन 317 बीएनएस, तो स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में हमेशा डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूर होता है कि आपको पता है ये प्रॉपर्टी चोरी की है तब भी आप इस प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मेंस रिया एब्सेंट है, यहाँ पर मेंस रिया एब्सेंट है। सो इट मे बी अ लेजिस्लेटिव एरर, बट लेट्स सी व्हाट द अवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इन दिस। देन ये कहता है subsection 7 कि if any person on behalf of member of organized crime syndicate is at the time has been in possession of immovable property or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment not less than 3 but extend to 10 and fine not less than 1 लाख रुपीज। यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पे या फिर एट द टाइम ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइम पे कोई भी प्रॉपर्टी रखता है एट दैट टाइम और जिसका वो अकाउंट नहीं दे सकता, सो उस केस में उसको पनिशमेंट 3 साल से कम नहीं मिलेगी बट 10 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, और जो फाइन होगा वो 1 लाख से कम नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे ए बी सी डी, इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड करके 5 करोड़ रुपए कमाए। इस 5 करोड़ रुपए एक्स रखता है, पुलिस इसको पकड़ लेती है, पुलिस को पता चलता है कि ABCD का ये पैसा है, पर एक्स से पूछताछ में जो पता लगता है कि ये इसका सेटिस्फैक्टरी अकाउंट नहीं दे पा रहा है कि इसको ये पैसा कहाँ से आया, किस मीन से आया। तो इन दैट केस ही विल बी पनिशेबल फॉर एन ऑफेंस व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 3 years and which may extend to
10 year and also you shall be liable for fine which shall not be less than 1 lakh rupees. तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।